हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं हमारे बच्चे? मस्त हैं, बिंदास हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यही हम आशा करते हैं कि आप हमेशा अच्छे रहिए और 10th की टेंशन इतनी ज़्यादा मत लीजिए, फोकस कीजिए, डिटर्मिनेशन से करिए, हो जाएगा। तो बेटा, मैं चंचल गुप्ता कैल्विन से आपके लिए लेकर आई हूँ एक और वीडियो सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन की। इसमें हम लोग हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, हर कंसेप्ट को देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे तो उनको कैसे देखा जाए, क्या आंसर लिखा जाए, कितना कंटेंट देना है, कहाँ कैसे होगा, ये सब हम इसमें देखेंगे। ओके बेटा, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी के सैम्पल पेपर की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगेगी। और बेटा, आप हमारे आइकन पे क्लिक कीजिए तो आपको हर सब्जेक्ट का हर कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। आप अच्छे से कीजिए, फोकस से कीजिए। चलिए देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे सेक्शन ए, जो कि होता है हमेशा से एमसीक्यूज। 20 एमसीक्यूज आते हैं बेटा और इनकी वेटेज होती है 1 मार्क्स। 1 मार्क की वेटेज होती है। चलिए देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना मैच ही आ गया। मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। करेक्ट रिस्पॉन्स से मैच कर देते हैं। चलिए ठीक है। फिनोटाइप क्या करता है? आप बोलेंगे मैम ये तो फिजिकल अपीयरेंस होता है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मतलब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो मतलब फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी, भाई एक ही है तो आगे देखना ही नहीं है। फर्स्ट का डी देख लेते हैं फिर भी। जीनोटाइप मतलब जो कि जीन होता है। डोमिनेंट फैक्टर जो कि एक्सप्रेस करते हैं और रिसेसिव जो एक्सप्रेस नहीं करते। पहले ही हमने देख लिया कि आंसर डी है हमारा, पहले ही हो गया। फिनोटाइप इज द एक्सप्रेस फिजिकल कैरेक्टर। भाई फिजिकल कैरेक्टर जो देखते हैं उसको हम बेटा फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप क्या होती है? कोडिंग होती है कि भाई क्या कोड है। फिजिकल मतलब प्लांट, फिजिकल। फिनोटाइप का मतलब बेटा हो जाएगा कि आपका प्लांट टॉल है या डार्क है, ये उसका फिनोटाइप हो जाएगा। और जीनोटाइप का मतलब टॉल के लिए प्रेजेंट होगा कैपिटल टी, डार्क के लिए स्मॉल टी। दिस इज द जीनोटाइप। और जो रिप्रेजेंट करता है अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब टी और टी, इस कंडीशन में इसे हम कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन, जिसमें दोनों अलील्स अलग अलग होती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन जो इस कंडीशन में अपने आप को ऑब्जर्व करता है वो डोमिनेंट है। तो कैपिटल टी ऑब्जर्व करेगा, इसलिए कैपिटल टी मतलब टॉलनेस इज डोमिनेंट। और दोनों सेम होती है बेटा, तो इसे कहते थे हम लोग होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस मतलब जो दोनों अलील, मतलब ये भी और ये भी दोनों सेम है तो वो होमोजाइगस कंडीशन है। और दोनों अलील्स अगर अलग अलग, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होती है हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके। ऑफस्प्रिंग, ओके, मतलब प्रोजनी फॉर्म एज अ रिजल्ट, रिजल्ट से बनती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ज्यादा वेरिएशन आता है, क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल 2 पेरेंट्स से आता है, अलग अलग स्पीशीज। अच्छा, एक कुत्ते और एक बिल्ली से आएगा? नहीं ना भाई, नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम मैनी पेरेंट्स। भाई कितने पेरेंट्स? 2 ही तो होते हैं। नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक लेंथी प्रोसेस है। हाँ, पर वेरिएशन को थोड़ी ना इसमें यूज है। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम 2 पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, है ना भाई, सेम स्पीशीज, ये होगा। ओके। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल। बाइल क्या है? ये आपको याद है, बाइल एक जूस होता है जो कि लिवर सीक्रेट करता है, जो कि लिवर क्या करता है? सीक्रेट करता है। इसका नेचर कैसा होता है? हमारे बच्चे कहेंगे मैम एल्केलाइन होता है। ये कुछ ग्रीनिश येलो कलर का फ्लूइड होता है, ग्रीनिश येलो फ्लूइड है। तो क्या है? सीक्रेटेड बाय बाइल डक्ट। बाइल डक्ट सीक्रेट करता है और स्टोर लिवर में नहीं, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही लग रही है मैम? ये सही लग रही है कि सीक्रेट हो रहा है लिवर से और स्टोर कहाँ हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। बिल्कुल। देन इट इज सीक्रेटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू द पैरासिम्पैथिक सिस्टम। पैरासिम्पैथिक सिस्टम की वजह से क्या होता है? पैरासिम्पैथिक सिस्टम की वजह से डायल्यूशन ऑफ ब्लड वेसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी वेसल, या गैस्ट्रिक इनहेरेशन होता है, या फिर कंस्ट्रिक्शन ऑफ आई प्यूपिल होता है। क्या होता है भाई इसकी वजह से? तो पैरासिम्पैथिक की वजह से बेटा एक तो डायल्यूशन होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है यूरिनरी ब्लड वेसल्स में। भाई यूरिनरी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी तो यूरिन प्रोड्यूस होता है बॉडी से बाहर। और कंस्ट्रक्शन ऑफ आई प्यूपिल मतलब आई प्यूपिल का साइज बदलना होता है। तो इसका मतलब ए।
ठीक है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। व्हेन ब्लड वेसल डायलेट, जब ब्लड वेसल्स डायलेट होती है तो फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ड्यू टू डिक्रीज इन वस्कुलर रेजिस्टेंस, मतलब कि रुकावट रुक जाती है। फिर यूरिनरी ब्लैडर इज अ होलो इलास्टिक ऑर्गन है, इसका फंक्शन है बॉडी से को यूरिन को स्टोर करना। फिर प्यूपिल एक होल है जो कि लोकेटेड होता है सेंटर ऑफ द इरिश पे, जिसका काम होता है आई के अंदर लाइट को आने से कंट्रोल करना। ओके बच्चों, नेक्स्ट करेक्ट मैच करना है। क्रेंटिज्म क्या होता है? तो बेटा जी ये होता है एक डेफिशिएंसी थायरॉक्सिन की, मतलब फर्स्ट। जाइंटिज्म ओवर सिक्रेशन, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है तो इंसान लंबा होता है ना दानव की तरह, जिसे हम कहते हैं जाइंटिज्म। एक्सोप्थेलिमिया ये क्या होता है? तो आप कहेंगे मैम ये होता है ओवर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन की वजह से, एक्सो। और डायबिट्स इंसिपिडिस ये होता है एडीएच की वजह से। तो फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी तो एक ही है, तो यही है। चलिए देखो, अब देखो सबसे पहले हमने पढ़ा वो कंडीशन होती है जिसमें स्टैंडर्ड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ होने लगती है, अनट्रीटेड होती है। ये होती है जब आपके थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो बेटा आपकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। जाइंटिज्म ये रेयर कंडीशन है जो कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है बच्चों के अंदर जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जाता है। फिर प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल फ्रॉम ऑर्बिट, आई ऑर्बिट में से आई बॉल थोड़ा टेढ़ा हो जाना, ये होता है स्पेशली कब? जब आपको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है जो या फिर किसी इंजरी की वजह से भी हो जाता है। अब आपका क्या था लास्ट ऑप्शन हमारा? सॉरी बच्चों मैं भूल गई। डायबिट्स इंस्टिट्यूट्स, ये क्या है? ये डिसऑर्डर है सॉल्ट और वाटर मेटाबॉलिज्म का, जिसकी वजह से थ्रेस्ट और हैवी यूरिनेशन होने लगता है, मतलब कि आपको यूरिनेशन बहुत हैवी होने लगता है, आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। ठीक है बेटा, ये होता है इस कंडीशन में। आगे डायग्राम क्या दिखा रहा है? तो 1 2 में टूट रहा है, इसका मतलब बाइनरी फिजन इन अमीबा दिखा रहा है। ठीक है, बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस इलोंगेनेट होता है और सबसे बड़ा एग्जांपल है अमीबा इसका। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। कंस्ट्रिक्शन सबसे पहले भाई ये होगा, कंस्ट्रिक्शन अपीयर इन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भाई डिवीजन दिखना शुरू हो जाएगा। फिर न्यूक्लियर कंसिस्टेंट, न्यूक्लियर रीजन बढ़ने लगेगा और न्यूक्लियस 2 डॉटर में डिवाइड होगा। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है फिर सेल डिवाइड होता है ना बेटा, पढ़ा है हम लोगों ने। वन शॉट देख लेना बेटा, अवेलेबल है, आप हमारे आइकन पे जाना, वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा। फिर सेलुलर कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज, डिवाइड द होल बॉडी इनटू 2 हाफ और 2 इक्वल बनाते हैं, ये होगा। फिर है ईच डॉटर अमीबा के पास, हर अमीबा डिवाइड हो गया, इसका मतलब दोनों जो अमीबा उनके पास अपने अपना न्यूक्लियस, अपने अपना साइटोप्लाज्म, इसका मतलब ये है। तो पहला BDAC, ए पार्ट, ये है इसका सीक्वेंस। ठीक है बेटा, पूरा सीक्वेंस है ये इसका। फिर एक असर्शन आया हमारे पास कि वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हैव न्यूमरस विली। हाँ भाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ना बेटा, जिसको हम लोग विली कहते हैं। आप कहेंगे मैम बिल्कुल सही कह रहे हो आप, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो पाई जाती है इसमें। ठीक बात है। रीजन है कि विली इंक्रीज करके सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन। अब ओके मैम डाइजेशन तो नहीं है, एब्जॉर्प्शन होता है ये, तो इसका मतलब ए गलत है, तो ए सही है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका। सी कब होता है? जब असर्शन सही होता है और रीजन गलत होगा। तो ऑल द डाइजेस्टिव फूड इज टेकन बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, जिनके पास बहुत सारी विली होती है और ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, नॉट फॉर द डाइजेशन। नेक्स्ट वन सेक्शन, ओके। अब हमारा आता है सेक्शन बी, जिसके अंदर हमें मिलते हैं 6 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, जो इनकी वेटेज होती है 2 नंबर की। चलिए, एक्सप्लेन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट इज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम। भाई एग्रीकल्चर कैसे हार्मफुल है? तो बेटा जी जो हम लोग केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड अपनी क्रॉप में, उससे सॉइल पोल्यूशन होता है जो कि हमारे इकोसिस्टम के लिए हानिकारक है। एग्रीकल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ फूड, फूड प्लांट को उगाना, फाइबर्स को करना, इंक्रीज ऑफ पेस्टिसाइड और अदर इंसेक्ट डिजीज रिप्लीन द सॉइल, सॉइल को खराब करता है। अपस्टैंडिंग ऑफ क्रॉप इज हार्मफुल प्रैक्टिस दैट एडवर्सली अफेक्ट द एनवायरनमेंट एंड कंपोनेंट। तो ऐसे जो प्लांट्स है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। दीज केमिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं सॉइल में, वाटर में, और धीरे धीरे प्लांट एब्जॉर्ब करने लगता है और उसके द्वारा फूड चेन में आते हैं। फूड चेन में आ गए तो इसका मतलब इकोसिस्टम क्या कर दिया इन्होंने? बर्बाद कर दिया। और सबसे ज़्यादा किस पे पहुंचते हैं? हाइड्रोट्रॉफिक लेवल पे, जो कि हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के अंदर। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के अंदर हमने ये प्रोसेस पढ़ा था।
तो बेटा इससे इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है ना, आपकी फूड चेन बर्बाद हो रही है। बिल्कुल। फिर डिफरेंस बताना है ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन में। तो बेटा इवापोरेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, इसका मतलब भी रिमूवल ऑफ वाटर। पर बेटा इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन वर्ड यूज करते हैं जब प्लांट की बॉडी से रिमूवल हो। देखिए क्या दिया है, ट्रांसपिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है भाई, ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है। इट अकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, सिर्फ प्लांट की बॉडी के लिए यूज होगा वर्ड। और ये वाला इट अकर्स डायरेक्टली फ्रॉम द फ्री सरफेस, कहीं से भी हो सकता है। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लिविंग सेल्स, और इवापोरेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्री सरफेस, कहीं से भी। इसमें लिविंग टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, इसमें लिविंग टिश्यू इन्वॉल्व नहीं होते। ट्रांसपिरेशन एक स्लो प्रोसेस है, वहीं इवापोरेशन इसके मुकाबले थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेक्शन सी आएगा आपका, जिसके अंदर बेटा आपको 7 क्वेश्चन मिलते हैं और उनकी वेटेज होती है बेटा 3 मार्क की। 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये 3-3 मार्क्स के। ठीक है बेटा। सबसे पहला है फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस बताओ। तो आप कहोगे मैम फूड चेन एक सीक्वेंस है जिसमें यूनिडायरेक्शनल चलता है। चलिए देख लेते हैं। फूड चेन इज अ सीक्वेंस लिस्ट ऑफ वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूमिंग अदर, कि एक दूसरे को खाता है। एग्जाम्पल जैसे कि ग्रास है, ग्रास को खाया डियर ने और इस डियर को खा गया हमारा लायन। तो एक सीक्वेंस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है। और इसमें फूड वेब में इंटरकनेक्शन, बहुत सारी फूड चेन आपस में करने से कि भाई ग्रास है, ग्रास को डियर खा रहा है, डियर को लायन खा रहा है। हो सकता था कि भाई इस ग्रास को ग्रास हॉपर खा जाए, इस ग्रास हॉपर को आगे फ्रॉग खा जाए, ये भी हो सकता था। इस फ्रॉग को स्नेक खा जाए या कोई और ऑर्गेनिज्म खा जाए। तो इसमें क्या हो गया, आपने देखा फूड चेन आपस में कनेक्ट हो गई। इस इंटरकनेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, फूड वेब। फूड वेब इज द इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ द फूड चेन, जो कि हमारे पूरे इकोसिस्टम में। और सच बात बताऊं तो कोई भी फूड चेन प्रॉपर नहीं होती, लीनियर नहीं होती, हर कोई कनेक्टेड होती है। ट्रॉफिक लेवल ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म इन दी फूड चेन इज फिक्स, हर किसी का फिक्स्ड है कि भाई ये इसको ही खाएगा, एक ही ग्रुप है क्योंकि। तो यहाँ पर बहुत सारी फूड चेन कनेक्टेड है, तो हर ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल डिफरेंट हो सकता है। इट इज हैविंग अ 4 to 5 पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंस में, मतलब कि 4 से 5 ही ट्रॉफिक लेवल होंगे। यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, बहुत सारी चेन्स जोड़ दी ना तो बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फूड वेब, और ये क्या है, बहुत सारे फूड चेन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन, ओके। इस फिगर में आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, किडनी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है और परसेंटेज ऑफ सर्टेन कंपाउंड फाउंड इन स्ट्रक्चर ए एंड बी में दिखाया हुआ है कि ए के अंदर यूरिया है 0.03, ग्लूकोज है इतना, अमीनो एसिड है, सॉल्ट है, प्रोटीन है। ठीक है। स्ट्रक्चर ए में, स्ट्रक्चर ए ये वाला पार्ट जो कि ब्लड आ रहा है अंदर आते समय, और ये जो कि यूरिन बन के जा रहा है, ये होता है ना यूरेटर, ये यूरेटर है आपकी, जिससे क्या जाता है, यूरिन जा रहा है। चलिए सेक्शन बी में यूरिया देखो 2 हो गया, कितना बढ़ गया, ग्लूकोज एक भी नहीं, अमीनो एसिड एक भी नहीं, सॉल्ट और प्रोटीन बिल्कुल नहीं। मतलब पढ़ा है ना हम लोगों ने कि भाई आपकी किडनी के अंदर जब ब्लड आता है तो उसमें वेस्ट मटेरियल भी होता है, यूजफुल भी होता है। किडनी फिल्टर करती है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट को नीचे पहुंचाती है, बाकी मटेरियल ब्लड में वापस जाता है। तो देखो ये रहा ना इसेंशियल चीज़, ना तो ग्लूकोज देखने को मिल रही है, ना अमीनो एसिड, ना प्रोटीन देखने को मिल रहा है। तो इस इन्फॉर्मेशन को बताना है और बताना है कि क्या फंक्शन होता है किडनी का, कि किडनी क्या काम करती है, क्या रोल प्ले कर रही है बेटा जी किडनी। चलिए, तो द यूरिया कंटेन हायर इन स्ट्रक्चर बी, आप देखा ना बी में यूरिया बहुत ज़्यादा है। इसे सिंपल समझ में आ रहा है कि किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन करना, फिल्ट्रेशन करके वेस्ट को अलग करना और यूजफुल चीज़ों को ब्लड में वापस भेज देना। वेर एज द कंसनट्रेशन ऑफ यूजफुल कंपोनेंट जैसे कि ग्लूकोज की बहुत लोगों को 0% देखने को मिली। दिस शो दैट, ये दिखाता है कि किडनी परफॉर्म करती है फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन, की फिल्ट्रेशन का काम होता है किडनी का बेटा। इट फिल्टर आउट यूजफुल सब्सटेंस, वो यूजफुल सब्सटेंस को फिल्टर करती है जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड को ब्लड में, वाइल थ्रोइंग आउट नाइट्रोजीनियस वेस्ट, और बॉडी में से नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर करती है जैसे कि यूरिया और यूरिन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द प्रपोर्शन ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन पार्ट बी विल चेंज इफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। मतलब बी में जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, अगर डायबिटीज़ किसी को हो जाए, डायबिटीज़ मेलिटिस, तो उसका क्या होगा। तो आप बोलेंगे डायबिटीज़ मेलिटिस में पर्सन का जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा रिलीज होगा, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के अंदर बेटा ग्लूकोज जो है वो स्टोर नहीं होता, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में।
वरना नॉर्मली ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है तो ब्लड में रिलीज, वो यूरिन में रिलीज नहीं होता, पर डायबिटिक पेशेंट का स्टोर नहीं होता तो रिलीज होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है। देखो ये लिखा हुआ है, देयर विल बी ग्लूकोज इन बीइंग विदाउट इंसुलिन, ब्लड ग्लूकोज विल नॉट बी कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन फॉर द स्टोरेज, कन्वर्ट ही नहीं हुआ है। द किडनी अटेम्प्ट टू रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय एक्सक्रीटिंग इन यूरिन, तो किडनी क्या करती है, ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती है। इसलिए सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है ना बेटा डायबिटिक पेशेंट का, वो ये होता है कि वो बार बार वॉशरूम जाते हैं। द ग्लूकोज इज डाइजेस्टेड फूड, जो कि एब्जॉर्ब होना चाहिए इंटेस्टाइनल सेल्स में, ब्लड में। हाउएवर ग्लूकोज कैन नॉट एंटर द सेल अलोन, इट नीड असिस्टेंस फ्रॉम इंसुलिन टू पेनिट्रेट द सेल वॉल। इसलिए ग्लूकोज कभी भी अकेला सेल के अंदर नहीं जाता है, उसको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, पर डायबिटिक पेशेंट के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है। ठीक है बेटा, चलिए फिर आपको 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं फॉसिल्स के, चलिए, जो कि हेल्प करते हैं स्टडी ऑफ इवोल्यूशन में। 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फॉसिल जो कि स्टडी करते हैं इवोल्यूशन में। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या कहता है भाई हमारा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं और करते हैं फटाफट से आंसर। इजी क्वेश्चन है, अब तक हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे हैं कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है, सब चीज़ हम लोगों ने देख ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, मेंशन 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, जो कि हमें किसी भी डेड ऑर्गेनिजम्स के, फॉसिल क्या होता है बेटा, डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स, किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म के जो रिमेन्स हमें मिलते हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स, विच हेल्प इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि किसकी स्टडी में हेल्प करते हैं, इवोल्यूशन की में। वैसे इस साल हमारा ये टॉपिक कच है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हमें ये सब देखना है, और इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, डायग्राम के थ्रू हमें रीजनरेशन समझाना है, किसके अंदर, इन द प्रोसेस नोन एज प्लानेरिया, सॉरी ऑर्गेनिज्म है ये तो, प्लानेरिया के अंदर। चलिए देख लेते हैं, पहले काम करते हैं, अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि क्या है। तो भाई हमारा फॉसिल्स क्या है, देखो भाई फॉसिल्स, मैम ने बताया कि फॉसिल होता है कि किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म का या प्लांट के रिमेन्स, जिनसे हम लोग ये जान सकते हैं कि भाई वो एनिमल या वो प्लांट हमारी अर्थ पे किस समय था, किस पीरियड में था, किस टाइप में होगा, उसमें हम लोग उसकी एज डिटरमाइन कर लेते हैं। तो फॉसिल रिप्रेजेंट द प्रिजर्वेशन ऑफ द एशियन स्पीशीज, पुरानी स्पीशीज जो कि कभी सर्वाइव करती थी, उनके क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर यहाँ पे मॉडल्स होते हैं, प्रिजर्वेशंस होते हैं। Fossil help in establish evolutionary trait among the organism and the ancestor in their phylogeny, कि भाई मान लो हम चिंपैंजीज और अपनी बात करते हैं कि भाई हम लोग जो हैं चिंपैंजीज से इवॉल्व हुए हैं, तो बेटा फॉसिल से ही हमें समझ में आता है कि कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, कैसे हम आए हैं। फिर द एज ऑफ फॉसिल हेल्प इन डिटरमिनिंग द टाइम पीरियड, फॉसिल जो है वो हेल्प करता है उस ऑर्गेनिज्म की एज को डिटरमाइन करने में, मतलब कितने साल वो पुराना है, बाय यूजिंग कार्बन डेटिंग मेथड, बाय यूजिंग कार्बन डेटिंग मेथड, जिसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कार्बन 14 वाला आइसोटोप। क्या यूज करते हैं बेटा, कार्बन 14 आइसोटोप, which that species live on, how the long old are the your fossil, ये सब चीजें हमें इसमें समझ में आती है। फिर था हमारा प्रोसेस की रीजनरेशन समझाओ प्लेनेरिया में डायग्राम के थ्रू। तो रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, नाम को स्प्लिट करते हैं, री मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब किसी चीज का प्रोड्यूस होना, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का दोबारा प्रोड्यूस होना कहलाता है रीजनरेशन। इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म हैज एन एबिलिटी टू रीजनरेट, किसी पार्ट को रीजनरेट दोबारा वापस लाने की एबिलिटी होती है, जो कि उसने कभी लॉस्ट कर दिया था, उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। प्लेनेरिया हमारा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, प्लेनेरिया हैव एन एबिलिटी टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल, कि भाई वो न्यू इंडिविजुअल को बना सकती है अपने बॉडी पार्ट्स। अगर आप बेटा प्लेनेरिया को कट करते हैं, प्लेनेरिया 3-4 पार्ट्स में अगर कट हो जाते हैं, तो वही बेटा 3-4 पार्ट फुल्ली ग्रो प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो सकते हैं। When planaria is cut into many pieces, each piece grow and come into an complete organism, complete organism में grow कर जाता है। रीजनरेशन इज कैरिड बाय स्पेशलाइज सेल, पर रीजनरेशन के लिए स्पेशलाइज सेल्स की जरूरत पड़ती है जिनके बिना रीजनरेशन नहीं हो सकता, विच हैव कैपेसिटी टू डेवलप टू रीजनरेट, जिनके पास कैपेसिटी होती है किसी भी चीज को रीजनरेट, किसी भी चीज को दोबारे डेवलप करने की। ठीक है बेटा, कोई दिखाया हुआ ये रहा, ये हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पर पेरेंट प्लेनेरिया है। इस प्लेनेरिया के 3 पीसेस हो गए, पीसेस 1,
2 3। देखो इस पीस ने भी अपने आप को फुल्ली ग्रो प्लेन एरिया में डेवलप कर लिया, ये भी फुल्ली ग्रो प्लेन एरिया में आ गया और ये भी फुल्ली ग्रो प्लेन एरिया में क्या हो गया बच्चों, डेवलप हो गया। तो एक प्लेन एरिया से 3 डॉटर प्लेन एरिया का क्या हो गया बच्चों, फॉर्मेशन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड रीजेनरेटिंग सेल, क्योंकि इनके पास क्या थे, स्पेशलाइज्ड रीजेनरेटिंग सेल। और बच्चों एक बात और कि ये जो प्रोसेस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है प्लेन एरिया में, ये आप स्टारफिश में भी देख सकते हैं और कभी कभी ये हाइड्रा भी शो करता है। तो ये और इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, सम मोर एग्जाम्पल्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट क्या था, हमने रीड नहीं किया, पहले पढ़ लेते हैं। विच टाइप ऑफ सेल आर यूज्ड बाय सच मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट, किस तरह के सेल्स चाहिए, तो भाई देख लेते हैं, लिखा हुआ है अ सिंगल प्लरिपोटेंट अडल्ट स्टेम सेल टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूब्लास्ट। इनका इस्तेमाल किया जाता है न्यूब्लास्ट सेल्स का, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट करने में, रीडेवलप्ड करने में हेल्प करते हैं। तो याद रखना है न्यूब्लास्ट टाइप सेल्स। ओके बच्चों, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे, चलिए अब हमारे पास आता है हमारा सेक्शन डी, जिसके अंदर हमसे क्या पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हमसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनकी वेटेज होगी 5 नंबर। भाई लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अच्छे से आंसर करना है। और बेटा मैं 1000 बारी आपसे बोलती हूँ कि कभी भी अगर आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं बायोलॉजी में, तो बेटा क्वेश्चन के साथ डायग्राम मेंशन कीजिए, फ्लो चार्ट मेंशन कीजिए अगर आप बना सकते हैं। बेटा जितना अच्छा आप रिप्रेजेंटेशन देंगे सीबीएसई को, उतने अच्छे नंबर वो आपको प्रोवाइड करता है। तो रिप्रेजेंटेशन इज मस्ट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि बेटा वो आपके एग्जाम में ये नहीं जाना चाहेगा कि बंदे के पास कितनी नॉलेज है, वो ये सिर्फ ये देखता है कि आपने क्या रिप्रेजेंट किया, क्या दिखाया, उसे क्या पका के दिया, उसी पकाने पे नंबर देगा भाई वो तो आपको। तो अच्छे से करना है, जितनी बेस्ट तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए लिस्ट सम फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इंसानी ब्रेन के काम क्या होते हैं? मेमोरी, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करना ब्रेन का ही काम होता है। चलिए देख लेते हैं। मेजर फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन आर, सबसे पहले हमारा ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हमें पता है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड योर हिंड ब्रेन। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसका पार्ट है बेटा? ये है आपके फॉर ब्रेन का पार्ट। इट इज ग्रेटली इनलार्ज, काफी बड़ा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। इट इज अ कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स थॉट। भाई जो हमारे बॉडी, हमारे जो शरीर में जो थॉट्स आते हैं उनको यही कंट्रोल करता है। कॉम्प्लेक्स थॉट ले लीजिए, ठीक है, थॉट्स वगैरह को कंट्रोल कर रहा है। इट कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ द बॉडी सो दैट मैकेनिज्म एंड द हार्मोनल सिस्टम रिएक्शन वर्क टुगेदर। कह सकते हो ये हमारे बॉडी में सब चीज कंट्रोल जो करता है असली, वो करता है सेरिब्रम कॉर्टेक्स। फिर विजुअल प्रोसेसिंग टेक प्लेस ड्यू टू दी ऑसिपिटल लोब नियर द बैक ऑफ द स्कल। स्कल के बैक में ऑसिपिटल लोब होती है, जो कि हेल्प किस चीज में करती है बेटा? हमारे विजुअलाइजेशन में, मतलब कि ये है हमारे जो आई का सिग्नल जहां पर आता है। फिर टेम्पोरल लोब जो कि लोकेटेड है बिहाइंड आवर ईयर्स, हमारे ईयर्स के पीछे है। एक्सटेंडेड है हमारे ब्रेन में, जो कि कंट्रोल किस किस के लिए करता है? हमारे विजन को, हमारी मेमोरी, सेंसरी इनपुट, लैंग्वेजेस एंड दी इमोशंस। जो मैम इंपॉर्टेंट मार्क करिए बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अच्छे से करना है इनको। देन फिर हमारा प्रेजेंट है यहाँ पर पेरेंटियल लोब, जो इंटीग्रेट करता है इनपुट, जो इनपुट देता है किसको? पेरेंटियल लोब प्रेजेंट है बेटा। डिफरेंट सेंस के इंपॉर्टेंस फॉर दी स्पेशियल ओरिएंटेशन, हमारी बॉडी में स्पेशल ओरिएंटेशन और नेविगेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है। सिंपल का कम्युनिकेशन रिलेशनशिप के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है पेरेंटियल लोब। ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, जो कि नर्व इम्पल्स कैरी करके लेकर आता है अलग अलग सेंस ऑर्गन से। हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन से अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने वाला पार्ट है पेरेंटियल लोब। ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम जिसको हम मेडुला भी कहते हैं, मेडुला। ठीक है बच्चों, ब्रेन स्टेम मेडुला का काम क्या है? रिले करना इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन और बॉडी या स्पाइनल कॉर्ड के बीच में इंफॉर्मेशन को कौन पास करवाता है? ब्रेन की स्टेम। सप्लाइंग सम ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो कि जिनको हम आमतौर पे ब्रेन नर्व्स भी कह सकते हैं, जो ब्रेन से जुड़ी रहती हैं बच्चों। क्रेनियल नर्व टू द फेस एंड द हेड एंड परफॉर्मिंग क्रिटिकल फंक्शंस इन कंट्रोलिंग योर हार्ट बीट, योर ब्रीथिंग रेट,
एंड योर कॉन्शियसनेस, आपके भाई आपके जिंदा रहने के, आपके अलर्टनेस को ये सब चीज़ क्या करती है बेटा, कंट्रोल करती है। तो ह्यूमन ब्रेन का आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देंगे। ओके, फिर था इसका और में क्वेश्चन हमारा, अच्छा और भी है। द थैलेमस जो कि सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को लेता है, इन्वॉल्व होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्शियसनेस में। हमारे स्लीप वेक साइकिल, भाई कब सोना है कब उठना है, बहुत सो लिए उठ जाओ, तो वो सिग्नल यहाँ से मिलेगा अलर्टनेस में। और हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है। फिर सेरिबैलम, इसको हम लोग बेटा स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं, छोटा दिमाग, जो कि हमारे बैक साइड पाया जाता है, बीनेथ द सेरिब्रम, सेरिब्रम के पीछे पाया जाता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका हमारा मोटर कंट्रोल, और सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है हमारे बैलेंसिंग एंड पोस्चर में। भाई बैलेंस बनाना, जो शराबी होते हैं ना, शराब पी के हम इधर इधर उधर उधर झूमते हैं, वो तो बेटा वो जो झूमते क्यों है, क्योंकि उनका सेरिब्रम कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है। इंसान की बॉडी के अंदर सेरिब्रम का काम होता है कि उसके बॉडी के अंदर बैलेंस और उसका पोस्चर बना के रखना, बैलेंसिंग करना हमारा काम, हमारे ब्रेन के सेरिब्रम का काम होता है। तो उनका सेरिब्रम कुछ समय के लिए रिस्पॉन्ड करना बंद करता है, इसलिए वो झूमता रहता है इंसान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि रिफ्लेक्स एक्शन और उसका डायग्राम समझाना है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इंसान के अंदर या वर्टिब्रेट्स के अंदर दो टाइप के एक्शन होते हैं। वॉलंटरी एक्शन जो कि हम अपने कंट्रोल से, हम अपने विल से करते हैं, कौन कंट्रोल इन आर विल, हम जो हमारी विल में कंट्रोल है, और इनवॉलंटरी एक्शन जो हमारा हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट बीट, जैसे प्रेशर, जैसे कि वॉमिटिंग, दिस इज योर इनवॉलंटरी एक्शन। द एक्शन कैरिड आउट एंड रेगुलेटेड बाय ब्रेन आर वॉलंटरी एक्शन, एंड द एक्शन विच आर विदाउट द डायरेक्ट कंसर्न ऑफ द ब्रेन, इनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। सिंपल बात है। अब द इनवॉलंटरी एक्शन आर कंडक्टेड बाय अ स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट करती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। बेटा ये इमरजेंसी में लिए हुए एक्शन, इसलिए इनको इमरजेंस एक्शन भी बोलते हैं, इसलिए हम इनको इमरजेंस एक्शन भी बोलते हैं। क्या है, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क बेटा वो पाथवे है जिससे रिफ्लेक्स एक्शन का काम हुआ है। For reflex action, the path taken to stimulus to reception of more effect is known as reflex arc. सिंपल मतलब कि आपकी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू सिग्नल कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से कहाँ गया, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, जो कि हम लोग बेटा फ्लो चार्ट के तौर पे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम लोग इसको, फ्लो चार्ट के फॉर्मेशन में बनाते हैं। चलिए बना के देखते हैं एक बारी हम लोग। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग हमारा सिग्नल आता है, उसको रिसीव करते हैं हमारे रिसेप्टर्स, जो कि हमारी होते हैं बेटा जी सेंस ऑर्गन। मान लो आपने जो सिग्नल आया वो आया हॉट प्लेट, हॉट प्लेट को आपने टच कर लिया, सिग्नल आया आपकी बॉडी में, किसने रिसीव किया, आपकी स्किन ने, जो सेंस ऑर्गन है, रिसेप्टर है, इससे सिग्नल जाता है सेंसरी नर्व के पास। किसके पास जाता है बच्चों, सेंसरी नर्व के पास, बिल्कुल। सेंसरी नर्व इस सिग्नल को पहुंचा देती है स्पाइनल कॉर्ड के पास। किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड को पता है कि नॉर्मली तो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल ब्रेन के पास जाता है, पर स्पाइनल कॉर्ड को पता है यार ये तो बहुत जल्दी वाला एक्शन है, जल्दी नहीं लिया तो काम नहीं होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड इसको खोलते, चल ठीक है मैं ब्रेन पे नहीं भेज रही, मैं खुद कर लेती हूँ। भाई मैनेजर है ब्रेन की, इतनी तो इसकी भी चलती है कि ठीक है भाई चलो थोड़े बहुत काम तो मैं खुद भी कर लेती हूँ। तो ये सिग्नल ब्रेन के पास जाने के बजाय यहीं से वापस आ जाता है। नॉर्मल सिग्नल बेटा यहाँ से ब्रेन के पास जाते हैं, पर ये सिग्नल ब्रेन के पास नहीं जाएगा, यहीं से वापस हो जाएगा, आएगा किसके पास, मोटर नर्व के पास। फिर मोटर नर्व से जाएगा बच्चों आपके इफेक्टर के पास, और इफेक्टर कौन होती है, वो होती है बेटा हमारी मसल्स। कौन होती है इफेक्टर, इफेक्टर होती है हमारी मसल। और फिर मसल क्या करेगी, कहेगी हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। तो ये पूरा जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ये है बेटा आपका रिफ्लेक्स आर्क। ये जो मैं बना रही हूँ बेटा यही है आपका रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, चलिए दिखाइए। देखो ये दिखाया हुआ, आपने टच किया, टच करके आपका सिग्नल देखो ये जा रहा है, लेके जा रही है सेंसरी न्यूरॉन, गया स्पाइनल कॉर्ड के पास जो कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जाना ब्रेन के पास है, पर ब्रेन के पास नहीं, यहीं से वापस आती है। देखो ये यहाँ पे दिखाइए रिले न्यूरॉन। बेटा रिले न्यूरॉन क्या है, ये वो है जो कि यहाँ पर आपकी सेंसरी नर्व और मोटर नर्व को ज्वाइन करती है। इट ज्वाइन सेंसरी नर्व या न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने वाला पार्ट है आपका रिले न्यूरॉन। जैसे कि आरएस आने वाला पार्ट सेंसरी है, जाने वाला मोटर है बच्चों, आने वाला पार्ट सेंसरी है,
जाने वाला मोटर है, इनको बीच में यहाँ से यहाँ तक जो ज्वाइन कर रहा है ये पाथ, इसी पाथ का नाम है रिले न्यूरॉन। ठीक है बच्चों, वापस आ रहा है मोटर न्यूरॉन से किसके पास जा रहा है, इफेक्टर, जो कि मसल से। फिर कह रही है हाथ हटाओ। ठीक है बेटा, चलिए तो फिर आता है अब हमारे पास सेक्शन सी बेटा, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे 3 सोर्स बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर के हैं। इजी होती है, ज़्यादा टफ नहीं होती, अच्छे से अगर समझेंगे तो हो जाती है कंप्लीट। चलिए रीड करना है और आंसर करना है, बस हमें रीड करना है, आंसर करना है, रीड करना है, आंसर करना है। चलो पढ़ लेते हैं। इन फ्रूट फ्लाइज होती है बेटा, जो कि आप देखते हो ना कितनी बार बनाना वगैरह के ऊपर कुछ मच्छर वगैरह से घूमते रहते हैं, वो होते हैं बेटा फ्रूट फ्लाई, जो कि फलों के ऊपर आमतौर पे पाए जाते हैं। द जीन फॉर विंग शेप हैज 2 अलील, मतलब कि उनकी जो विंग की शेप होगी उसके लिए 2 जीन्स प्रेजेंट है। पढ़ा है हम लोगों ने हेरिडिटी में। द यूजुअल अलील फॉर कर्ड विंग, पता कि विंग कर्ड होंगे, उसके लिए स्मॉल सी है। स्मॉल सी मतलब समझ आइए बच्चों रिसेसिव है। और नॉर्मल अलील जो है, जो कि स्ट्रेट विंग्स के लिए कैपिटल सी है, मतलब कि ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं डोमिनेंट है, और वो चीज़ क्या है बच्चों, रिसेसिव। क्योंकि हम यही करते हैं ना, डोमिनेंट के लिए हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं और रिसेसिव के लिए हम वही वर्ड स्मॉल यूज करते हैं। ठीक है, चलिए फिनोटाइप दिखाया है। जब कैपिटल सी आ रहा है तो नॉर्मल और स्ट्रेट विंग्स आ रहे हैं। जब कैपिटल सी स्मॉल सी है तो विंग्स कर्ल अप एट द एंड, हैज डिफिकल्ट फ्लाइंग, मतलब कि एंड से थोड़े से कर्ल है। और स्मॉल सी भाई ये तो अनेबल टू हैच फ्रॉम एग्स, मतलब वो तो एग से एच डी नहीं हो रहे। तो 3 चीजें दिखाई गई। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल प्रोड्यूस लिव ऑफस्प्रिंग फ्रॉम 50% ऑफ द एग, कौन सी है भाई, चलिए बतानी है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल प्रोड्यूस लाइव ऑफस्प्रिंग फ्रॉम 50% ऑफ द एग, जो हमने चाहिए कौन सी क्रॉस से हुआ है वाला काम, तीनों आया तो बेटा भाई F2 क्रॉस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल बी एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट फ्लाई नॉर्मली 50% ऑफ द एग, 50% नॉर्मल वाली आनी चाहिए। चलिए भाई देख लेते हैं। तो भाई पहला क्रॉस ये वाला किया हम लोगों ने, कैपिटल सी स्मॉल सी में किया। तो बेटा इससे क्या होता है, ये जीनोटाइप रिफर्स टू द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है बेटा, हमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप कैसा है वो निकालने में हेल्प करता है। A genotype is the total sum of gene transfer from parent to offspring। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है भाई, कितने जीन्स हैं जो कि पेरेंट से आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुए हैं, उस पूरे मेकअप को हम लोग कहते हैं उसका जीनोटाइप। दूसरे में हम लोगों ने यहाँ पर किया है, देखो ये रहा कैपिटल सी और कैपिटल सी स्मॉल सी में हम लोगों ने क्रॉसिंग करवाई है बेटा, जिसमें देखो क्या लिखा है, नॉर्मल स्ट्रेट विंग्स फ्लाइज आर सेल्फ क्रॉस, नॉर्मल वाले को सेल्फ क्रॉस करवा दो और ये प्रोड्यूस करेगा 120 एग्स। 0% ऑफ द कर्ली विंग्स आर एक्सपेक्टेड अमंग द लाइव ऑफस्प्रिंग, और इसमें कोई भी ऑफस्प्रिंग ऐसी नहीं होगी जिसमें क्या होंगे वो होंगे। तो देखो बेटा कैपिटल सी है, करके देख लेते हैं। कैपिटल सी स्मॉल सी, सबसे पहले ये पेरेंट जनरेशन हुई। पेरेंट जनरेशन के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं गैमेट्स। तो हम जब गैमेट बनाते हैं तो कैपिटल सी एक में आ गया, कैपिटल सी एक में, स्मॉल सी एक में। फिर भाई इसकी इसके साथ क्रॉस हो सकती है तो कैपिटल सी, इसकी इसके साथ हुई कैपिटल सी स्मॉल सी, इसकी इसके साथ हुई कैपिटल सी, इसकी इसके साथ हुई कैपिटल सी स्मॉल सी। अब आपको पता है कैपिटल सी डोमिनेंट है और कैपिटल सी नॉर्मल और स्ट्रेट विंग्स को दिखा रहा है, इसलिए तो लिखा कि 100% कि भाई 100% नॉर्मल और स्ट्रेट विंग्स आए हैं, नॉर्मल आए हैं और कैसे विंग्स आए हैं बेटा जी, स्ट्रेट विंग्स। यही चीज़ तो दिखाई गई है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप बेटा करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे अब हम लोगों ने इस सैम्पल पेपर को कर दिया है एंड। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे तो कैसे सॉल्व करना है वो मैम ने आपको बता दिया। आप एक क्रॉसिंग करके दिखाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे जेनेटिक्स इतनी डिफिकल्ट नहीं आने वाला है आपका हेरिडिटी का, पर अच्छे से कंप्लीट करना है। और बेटा 1 शॉट वगैरह सब कुछ देख लीजिए, हमारे चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है। प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक कीजिए, पूरी हाइकिंग की प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ओके बच्चों, चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपने हमारी वीडियो देखी, पढ़ते रहिए, मिलेंगे जल्द ही आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते जी।